बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम ये पढ़ेंगे रूल ऑफ़ 13। ये भी बिल्कुल जिस तरह हमने इससे पहले इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो जब मुख्तलिफ स्टेप से एट द एंड हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है और एक्सपेक्टेड एक स्ट्रक्चर आ जाता है, हम उसे फ़र्दर फिर आगे पॉलिश करते हैं और अपना जो है वो रियल कंपाउंड तक जो पहुंचने की, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये रूल ऑफ़ 13 है कि जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर तो वो मौजूद है तो हम तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मैस की जो इन्फॉर्मेशन है और फिर उससे आगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है तो हम फिर उस सूरत में क्या करते हैं कि हम पॉसिबल जो है उस जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं हमारे गिवन मैस के लिए, तो उनको हम बना लेते हैं और उनमें से आगे फिर जो मोस्ट पॉसिबल, जो मोस्ट प्रोबेबल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसे हम फिर देखते हैं। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि अपना मॉलिक्यूलर मैस से जो है उससे हम पॉसिबल जो है जितने भी वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं उन्हें जो है देख लेते हैं, उन्हें हम निकाल लेते हैं, उन्हें इससे हम इस रूल की मदद से बनाते हैं और फिर आगे वो जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो पॉसिबल हैं उन्हें हम जो है फर्दर और जो दूसरी मतलब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अलावा हमारे पास कोई भी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या ऐसी हाई फाई टेक्निक मौजूद नहीं है जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की इन्फॉर्मेशन दे, तो हम फिर आगे इस थ्योरेटिकल रूल के साथ चलते हुए इसके कुछ स्टेप्स को करके जो हमारे पास पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आए होते हैं उन्हें हम आगे फर्दर जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम अपना जो है जो हमारे पास अननोन कंपाउंड जो है उसका जो जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस मौजूद था, उस मॉलिक्यूलर मैस के जो है वो सही मॉलिक्यूलर फार्मूला तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस रूल ऑफ़ 13 को हम देखते हैं ये है क्या। तो इसे ये वही है कि हम जो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं एक गिवन मॉलिक्यूलर मैस के जो है उनको जनरेट करने के लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं उसे हम रूल ऑफ़ 13 कहते हैं। इसका जो सबसे पहला स्टेप है रूल ऑफ़ 13 का कि हम इसमें बेस फार्मूला जनरेट करते हैं। तो बेस फार्मूला जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पे मुश्तमिल होता है। उस जो बेस जो हमारा फार्मूला है उसको हम जनरेट करने के लिए जो हमारा गिवन मॉलिक्यूलर मैस है उसको हम 13 से डिवाइड करते हैं और वो हम डिवीज़न बाय हैंड करते हैं, जिस तरह हम जो है जूनियर क्लासेस में वो प्रैक्टिस किया करते थे। उसमें एक हमारे पास न्यूमरेटर आ जाता है और एक रिमाइंडर आ जाता है। तो उस न्यूमरेटर और रिमाइंडर की मदद से हम फिर अपना जो बेस फार्मूला है वो बनाते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसको हम जो है वो कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ कार्बन्स मौजूद हैं इसमें, और जो न्यूमरेटर प्लस रिमाइंडर जो होता है हम कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स जो हैं इस बेस फार्मूला में होंगे। ठीक है जी, ये हमारा इसका पहला स्टेप हो गया, जैसे कि आप ये इस पे देख सकते हैं। ये जो ये मैंने यहाँ पे ये बनाया CnHn+r, r हमारा रिमाइंडर है, n न्यूमरेटर है। ये डिवीज़न से हम हासिल करते हैं और ये आगे हम एग्ज़ाम्पल में इसे देखेंगे भी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसका हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, जब हम बेस फार्मूला जो है वो जनरेट कर लेते हैं तो हम फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है इसमें भी, लेकिन इसका तरीका जो है इसमें मुख्तलिफ है। उसको हम U से डिनोट करते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हम निकालते हैं न्यूमरेटर माइनस रिमाइंडर +2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और फिर उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम अगर तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कंपाउंड है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल है सिर्फ, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया, हमारे पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आ गया। और जैसे कि आपको पहले पता है कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स और रिंग स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल कंटेन। ठीक है, तो उसमें हम फिर जो है वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के हिसाब से उसको बेस फार्मूला से जो हमारे पास पीछे आ गया है उससे हम फिर आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला अपना बना लेंगे और पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बना लेंगे और उनको आगे फर्दर हम पॉलिश करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से हम अपना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास ये क्लू मौजूद है या हमें ये पता है कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला
कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के अलावा किसी और एटम पे भी मुश्तमिल है, उस पे कोई और, उसमें कोई और एटम भी मौजूद है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो बेस फार्मूला पीछे हमने बनाया है, जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, उसमें से वो मैस कार्बन और हाइड्रोजन का जो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारा बेस फार्मूला है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, उसमें से अपना वो मैस कार्बन और हाइड्रोजन का हम माइनस कर देते हैं कि जो कि हमारा एटम जो हमने नया इंट्रोड्यूस करवाना है उसके अंदर उसके मैस के बराबर होता है। तो इसके लिए एक टेबल है, ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का। तो हम उस टेबल में से, वहाँ वो टेबल ऐसे प्रिपेयर्ड है, तो उसमें से हम वो उतना जो है कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, ठीक है, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी जगह पे हम नया जो एटम है, ठीक है, उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हम उसमें डाल रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको, वो टेबल में ऐसे बने हुए हैं पॉसिबल, तो उन्हें हम ऐड करके उतना जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं अपने बेस फार्मूला में से निकाल देते हैं। और फिर उसमें ही आगे न्यू इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी है कि हमारा कितना जो है वो, अब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो कितना चेंज हुआ है इसके नए एटम की एडिशन से, और ये पुराना जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको हम फिर जो न्यू इंडेक्स है, और फिर हम उस न्यू इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के हिसाब से उसके अंदर डिटरमिन करते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड जो इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे, रिंग स्ट्रक्चर होंगे, या इन दोनों का कम्बिनेशन होगा। और फिर हमारा जो न्यू उस एटम की एडिशन के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स की एडिशन के साथ जो नया जो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमारे बनते हैं एक्सपेक्टेड, उनको हम देखते हैं और उनमें से देखते हैं कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है और कौन सा सबसे ज़्यादा फिजिबल है, या कौन से 1, 2, 3 जो हैं वो फिजिबल हैं सबसे ज़्यादा। तो उनको फिर आगे फर्दर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम आगे एग्जांपल भी एक इसकी देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये वो टेबल है, तो इसको आप देखें कि कार्बन हाइड्रोजन जो कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, उनका इक्विवेलेंट जो है वो हमने क्या ऐड करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये है वो टेबल। तो इसमें से हम ये कुछ ही इसमें दिए हुए हैं एलिमेंट्स और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन्हें हम जब ऐड करते हैं तो उसका हमने क्या इक्विवेलेंट है हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन का जो कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। और फिर हमारा जो न्यू इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो क्या होगा, डेल्टा U जो है वो हमने उसको कितना ऐड करना है अपने प्रीवियस में, यहाँ से वो भी हम ऐड करेंगे फिर उसकी वैल्यू भी। तो जैसे कार्बन है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हम 12 हाइड्रोजन्स को, जो ओरिजिन हमारा बेस फार्मूला है उसमें से हम निकाल देंगे। इसी तरह सल्फ़र हम अगर ऐड करते हैं एज ए एलिमेंट तो C2H8 इसे हम निकाल देंगे, और हम जो है 2 जो है एज ए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है उसे हम अपने प्रीवियस इंडेक्स में ऐड कर दें। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है रूल ऑफ 13 ये आपको समझ आ गई। तो मैं फिर भी आपको एक दफ़ा इसके जो है वो स्टेप्स रिपीट कर दूं। सबसे पहले हम बेस फार्मूला जनरेट करते हैं। बेस फार्मूला हम जनरेट करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होता है, उसको 13 पे डिवाइड करके, और उसको हम ट्रेडिशनल डिवीजन जैसे होती है वैसे करते हैं। एक न्यूमरेटर हमारे पास आ जाता है और एक रिमाइंडर आ जाता है, और हमारा जो फिर उससे बेस फार्मूला जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होता है वो आता है। और वो किस तरह आता है कि जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो हम इक्वल्स टू न्यूमरेटर, जितना जो हमारे पास न्यूमरेटर आता है वो नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं, और न्यूमरेटर प्लस रिमाइंडर जो है वो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। बेस फार्मूला जनरेट करने के बाद हम फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है उसे फाइंड आउट करते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी से हमें ये पता चलता है कि इस जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें कितने रिंग स्ट्रक्चर होंगे या कितने पाई बॉन्ड मौजूद होंगे, या इन दोनों का जो कम्बिनेशन वो कितने होंगे। वो मालूम करने के बाद हम अपना जो है वो बेस फार्मूला को और फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं, उसको एक शेप देते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा एक क्लियर है एक चीज़, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमारे फार्मूला में कोई भी और एटम मौजूद है अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, या फिर कोई और ग्रुप मौजूद है, तो वो ये हमारे पास टेबल गिवन है, यहाँ से हम
वो एटम जो है वो ऐड कर लेते हैं। जिस तरह के अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, और उसके लिए हमें 16 मैस की जो क्वांटिटी है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, जो कि एक फिर हम कार्बन एटम है जिसका मैस 12 है, और 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जो कि मिल के 16 जो है उसका एटॉमिक मैस बनता है। तो वो हम ये मैस जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसका जो है हमारे पास फिर हमें ये ऑक्सीजन ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा फिर जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो भी चेंज होता है, और हम फिर अपने इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी में एक का एडिशन करते हैं। ये यहाँ आप देख लें इस पूरे टेबल में जो ऐड डेल्टा यू का मतलब यही है कि इनमें से जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके सामने जो सब्ट्रैक्ट इक्विवेलेंट है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर उतना जो है वो डेल्टा यू जो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी में जो प्रीवियस हमारा है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे, इसकी एक एग्जांपल के साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे।